हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, यूनिट नंबर 9 और चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले बात करें तो हम लोग 3 लेक्चर बना चुके हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे मिल जाएगा। आप जाइएगा वहाँ पे टर्म 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर टर्म 2 होल सिलेबस क्लास 12 जैकबोर्ड, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आई थिंक आज लास्ट ही लेक्चर होगा या फिर एक और बन सकता है, 2-3 पेज और था तो देखे नहीं। ठीक है, जो भी होगा यानी कि 4 से 5 वीडियो बनेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेहद ही खास बहुत सारे डिफरेंस देखे, मेन पॉइंट सब कुछ समाप्त कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर में हम लोग देख रहे थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करें तो हम लोग एक्सपेंडिचर में कुछ और एक्सपेंडिचर रह चुके थे, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो पीछे का आप नहीं देख पाए तो आपको डायरेक्ट देखना होगा, क्योंकि मैं बार बार पीछे का रिकॉल नहीं कराऊंगा, टाइम वेस्ट होगा और आप भी डिस्टर्ब हो जाइएगा। ठीक है, तो पीछे से जहाँ तक पढ़ लिए हैं तो वहाँ तक रहने दीजिए, इसके आगे डायरेक्ट चलिए कहाँ से पढ़ना, डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो नाम से क्लियर है, एक्सपेंडिचर में हम लोग तो बहुत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कुछ देख लिए, तो सब रिपीट नहीं कराएंगे। डायरेक्ट कहते हैं कि प्लान एक्सपेंडिचर किसे बोलेंगे, तो बजट एक्सपेंडिचर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड हैज एन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कुछ और खर्च होती हैं सरकार के पास, जो कि सरकार उसको प्लान करके करती है खर्च, कभी कभी बिना प्लान किए कर देती है। तो देखिए क्या होता है, द प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड ऑन द प्रोग्राम डिटेल इन द करंट 5 ईयर प्लान। करंट 5 ईयर प्लान में जो प्रोग्राम होते हैं उस पर जो खर्च किए जाते हैं, तो उसी को बोलेंगे प्लान एक्सपेंडिचर, क्योंकि अब 5 साल के अंदर में प्लान किया हुआ खर्च है। ठीक है, उसके बाद कुछ और होंगे। एग्जाम्पल में तो वही सब, एग्रीकल्चर पर प्लान बनाती है सरकार, इरिगेशन वगैरह प्लान, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब 5 ईयर प्लान में आता है, तो वहाँ पर बात करती है। उसके बाद नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो सरकार सोचती नहीं है, वो खर्च हो जाते हैं। जैसे कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर अदर देन द रिलेटेड टू क्या 5 ईयर प्लान, जो भी होगा, तो इससे अलावा कुछ और खर्च होंगे। जैसे कि एग्जांपल में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब लोन ले लिए, मंदी आ गया, मंदी में क्या किए, लोन लेना पड़ा, अचानक देना पड़ा, कोई प्लानिंग तो किए नहीं थे। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विस, अब कुछ हम नया सामान खरीदे, पहले तो प्लान नहीं किए थे लेकिन खरीदे तो उसमें खर्च किए। ठीक है, सब्सिडी दिए। एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कुछ यहाँ पे करना पड़ा खर्च। इनकर ऑन द रूटीन ऑफ फंक्शनिंग गवर्नमेंट, कुछ कार्य में खर्च करना पड़ा। तो ये सब आपका प्लान पहले से फिक्स नहीं रहता है कि होगा नहीं होगा, तो ये सब आपका नॉन प्लान में आ जाता है। यानी कि 5 ईयर प्लान में जो नहीं आएगा तो नॉन प्लान में। तो कैसे आप क्लासीफाई करिएगा कि कैसे, हाउ टू क्लासीफाई ए प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एंड एक्सपेंडिचर इज एन प्लान एक्सपेंडिचर इफ इट राइजेस to be a plan proposal and expenditure is non-plan expenditure if it is out of a scope of government plan। यानी कि जो प्लान प्रपोजल से निकलेगा तो इसमें आ जाएगा, जो प्लान प्रपोजल से बाहर रहेगा, स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे कि आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। सिमिलर रूप से डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं। जैसे कि बजट एक्सपेंडिचर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज द डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और दो एक्सपेंडिचर रेफर्स टू development expenditure refers to the expenditure which directly related to economic and social development of a country। नाम से क्लियर है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो वैसे खर्च को जो कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो काम करेगा, जो खर्च, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सोशल ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, तो बोलिएगा कि प्लान में भी है, तो बिल्कुल वहाँ से भी सेपरेट बांटा जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ठीक ना, वेलफेयर साइड, तो एग्रीकल्चर वाले दोनों में आ जाएगा। प्लानिंग करके भी करती है सरकार, कुछ एक्स्ट्रा भी करती है, तो डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका डेवलपमेंट। और नॉन डेवलपमेंट क्या हो गया, नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या हो गया, एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर refers to the expenditure which incurred on the essential generation service of the government। यानी कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर refers to the expenditure which is incurred on a essential जनरल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ खास सर्विस होंगे तो उसके पे जो खर्च करती है, तो देखिए क्या क्या कुछ खास सर्विस है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पे, ठीक है, डिफेंस वहाँ पर भी था। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस पे भी, पुलिस, ये सब कुछ खास है। ठीक है, तो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट आपका सिमिलर टू प्लान एंड नॉन प्लान से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लान में, लेकिन जो प्लान नहीं की फिर भी खर्च कर रही है, तो आपका आ जाएगा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट
इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर। लेकिन हर एक को प्लान में नहीं डाला जाता है। अब डिफेंस पे खर्च की तो सारा का सारा 5 ईयर प्लान में नहीं डाली थी। 5 ईयर प्लान में कुछ कुछ स्कीम को डाला जाता है, लेकिन कुछ और स्कीम हमको करने पड़ा अलग से, तो कहाँ पे चला जाएगा, आपका नॉन डेवलपमेंट में चला जाएगा। और जो डेवलपमेंट में आएगा तो आपका डेवलपमेंट में काम देगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है तो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है तो आपका डिफेंस वगैरह नॉन डेवलपमेंट में। तो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। मान लीजिए एजुकेशन पे कर रही है सरकार, तो एजुकेशन पे खर्च कर रही है तो डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करेगा, वो तो कुछ साल बाद उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस टाइप से होता है डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस में नोट्स में है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, हाउ टू क्लासीफाई द एक्सपेंडिचर एज द डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। कैसे क्लासीफाई करें, सिमिलर एक्सपेंडिचर इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो रिलेट रखेगा डायरेक्ट तो उसको बोलेंगे इकोनॉमी। एंड एक्सपेंडिचर नॉन एक्सपेंडिचर इफ इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ में इनडायरेक्टली रूप से रहेगा, जो डायरेक्टली रूप से रहेगा। लेकिन जो एग्जाम में पूछेगा, आपका सवाल आ चुका है, जो कि एग्जाम में पूछेगा 100% चांस है कि पूछेगा। प्रीवियस ईयर देखिएगा, हम लोग टेस्ट वगैरह कॉलेज में देते थे, तो 100% चांस रहता है आने का, आता भी था। और आई थिंक मॉडल वगैरह में भी सवाल यहाँ से रहते हैं। तो जहाँ से सवाल रहते हैं, मैं पढ़ाते वक्त तो बताता हूँ कि इसको पे ध्यान देना, यहाँ से सवाल रहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, वहाँ से रहते हैं। फिर डिफेंस कभी कभी चांस रहता है देने का, कैपिटल रेवेन्यू वगैरह में, तो वहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है, चांस नहीं देता उतना। ठीक, इसके बाद टाइप ऑफ बजट्स, उसका फिजिकल डिफिसिट से थोड़ा बहुत 1 नंबर का सवाल रहता है। लेकिन आपको लॉन्ग सवाल यहाँ से, लॉन्ग या 3 नंबर का सवाल यहाँ से रहता है, क्योंकि आसान टॉपिक है तो इसीलिए देता है। ठीक है, देखिए बजट थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे चलकर बड़ा क्लास में और डीप में पढ़िएगा। तो क्लास 12 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो बस ऑब्जेक्टिव तक ही सीमित रखता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, तो उतना टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, तो इट मे बी डिफाइन एज टू बैलेंस बजट एंड अनबैलेंस बजट। नाम से क्लियर है, बैलेंस बजट उसे बोलेंगे तो गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस बजट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्स आर इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितना मतलब अनुमानित खर्च आना था, मतलब जितना कि रेवेन्यू प्राप्त करना था अनुमानित, उतना ही खर्च हुआ फिजिकल ईयर में, 1 साल में, तो बराबर हो गया। दोनों जितना रिसिप्ट एक्सपेंडिचर दोनों बराबर, तो बैलेंस है। और अनबैलेंस कब होगा, जब बराबर नहीं रहेगा। इसमें क्या करना है, द गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी अनबैलेंस बजट इफ द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर आइदर मोर या लेस, या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। ठीक, देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट मे बी 2 टाइप्स, सरप्लस एंड डेफिसिट्स। ज़्यादा होगा तो सरप्लस, डेफिसिट्स होगा तो कमी। ठीक है, तो दोनों देख लीजिए। जब क्या होगा, ज़्यादा कब होगा, कम कब क्या होगा, तो रिसिप्ट जब मेरे पास ज़्यादा पैसा आएंगे तो सरप्लस होगा। जब ज़्यादा सरप्लस कब आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा। तो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन द बजट इट्स टर्म्ड है क्या, सरप्लस बजट, जब रिसिप्ट ज़्यादा होगा। और रिसिप्ट कम हो जाएगा तो आपका क्या आएगा, डेफिसिट बजट। ठीक है, इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर लेस देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट डेफिसिट घाटा में चला गया, क्योंकि खर्च ज़्यादा हो गया। तो खर्च जब ज़्यादा होगा तो जाहिर सा रूप है कि हम लोग क्या घाटा में चले जाएंगे, तो डेफिसिट हो गया। खर्च कम होगा तो सरप्लस होगा। तो इस थोड़ा सिंपल आसान कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, पूछ देता है 3 नंबर में दे देगा। ठीक है, और आपका मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट होने का कारण क्या है, क्या क्या कारण है जो कि सरकार घाटा में जाती है। तो 3 कारण है यहाँ पर दिया है, या तो रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है, फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, प्राइमरी डेफिसिट हो सकता है। यही 3 कारण से सरकार घाटा में जाती है। तो देखिए क्या है, बजट डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू। जो कि बजट डेफिसिट हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, बताएगा कि ज़्यादा आपका एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, खर्च ज़्यादा हो गए। ठीक है ना, ओवर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जो आप अनुमानित रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे उससे ज़्यादा आप खर्च कर दिए, तो इसी को बताता है बजटरी डेफिसिट, यानी कि घाटा का बजट। ठीक है, चलिए, व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट देन इट इनअकर्ड ए बजटरी डेफिसिट। जब सरकार ज़्यादा खर्च कर देती है एज कम्पेयर टू कलेक्ट, जब कलेक्ट नहीं कर पाती उससे ज़्यादा खर्च करती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। वीडियो चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, विद द रेफरेंस टू द बजट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट द बजट डेफिसिट्स कैन बी 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं बजट डेफिसिट। पहला रेवेन्यू, दूसरा फिजिकल, और तीसरा आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से डिफिनेशन के रूप में पूछेगा, और डिफिनेशन नहीं पूछेगा तो यहाँ से 1 नंबर का सवाल जरूर रहेगा, फिक्स रहता है। ठीक है, वो डिटेल इम्प्लीकेशन वगैरह उतना नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से 1 नंबर का सवाल रहते हैं। तो जो रहता है मैं बताता हूँ। देखिए, इम्प्लीकेशन है, इसके बाद कुछ होंगे मेजर्स होंगे, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, तो इतना आपसे नहीं पूछेगा। फिर फिजिकल डेफिसिट, और एक आपका लास्ट में कुछ और होगा, तो उसको उतना आपसे नहीं पूछेगा। सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल, और उसके बाद थोड़ा सा वीडियो लग रहा है कि 2 वीडियो बनेगा, ये भी आज कंप्लीट ही करा दे। इसके बाद आपका
बैलेंस रीजनल, तो इधर कुछ पूछने वाला है नहीं और आपका समाप्त हो जाएगा। तो सोच रहे हैं, सोचने का समाप्ति कर दे, समाप्ति कर दे आपका टॉपिक वगैरह, कि आप टेंशन फ्री हो जाए और 4 वीडियो में आप अपना कर ले, सब कुछ कंप्लीट कर ले। देखिए तो मैं बताता हूँ जहाँ से जो एग्जाम में सवाल देंगे तो वहाँ तक बताता चलेंगे, बाकी आपको खुद से पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, यहाँ से देगा नहीं सवाल वगैरह। चलिए तो कहाँ थे हम लोग थे रिवेन्यू डिफिसिट में, यहीं पर थे, और मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट्स हो गया। चलिए तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, नाम से क्लियर है, क्या क्लियर है नाम से, क्योंकि नाम से देखिए क्या क्लियर है कि इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि रेवेन्यू को जनरेट करने में ज़्यादा खर्च कर दिए। और रेवेन्यू को जनरेट मतलब मान लीजिए रेवेन्यू हमको, मान लीजिए समझिए कि रेवेन्यू हमको लाना है 20 रुपया, कमाना है 20 रुपया, और खर्च कर दिए 22 रुपया। हमें नौकरी करने जाना है, ठीक है, हम कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी में काम करने जा रहे हैं, तो जाने के लिए खर्च करना होगा, बाइक से जाना होगा, पेट्रोल भराना होगा, ठीक है ना, नया कपड़ा पहनना होगा, तब ना जाएंगे, तो खर्च ज़्यादा कर दिया और कंपनी से पैसा कम मिला। उसी प्रकार इट रेफर्स टू द एक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट्स, यानी कि आप खर्च ज़्यादा कर दे रहे हैं और प्राप्त कम कर रहे हैं, ठीक है ना। किस पे खर्च, रेवेन्यू को जनरेट करने में खर्च ज़्यादा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, और रेवेन्यू जनरेट कम हो रहा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट, नाम से क्लियर। अच्छा, इसके इम्प्लीकेशन यानी कि इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, तो देख लीजिए क्या बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, पढ़ना चाहता पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर बताता हूँ, ठीक। इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की अयोग्यता को दिखाएगा कि आप योग्य नहीं है कि आप जनरेट कर पाएंगे अच्छे से पैसा वगैरह। इसके बाद इम्प्लाई द गवर्नमेंट डिस सेविंग। अब देखिए गवर्नमेंट अपना डिस सेविंग यहाँ पे जो सेव करके रखी है तो उसको भी खत्म, मतलब कि हटाना स्टार्ट करेगी, क्योंकि फुलफिल करना है ना, घाटा हो रहा है तो ऐसा करेगी। इसके बाद ऑल्सो इम्प्लाई द गवर्नमेंट टू मेक अब द डिफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट से भी इसको फुलफिल करने का कोशिश करेगी। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जो कि बोरोइंग वगैरह लेगी, तो बोरोइंग कैपिटल रिसिप्ट में कैसे आ गया, तो बोरोइंग हम लोग क्या समझते हैं, बोरो लिया तो क्या हो, लाइबिलिटी बना, बिल्कुल बना। तो जब लाइबिलिटी बनता है तो कैपिटल रिसिप्ट में आता है, कैपिटल रिसिप्ट में आता है, तो कैपिटल रिसिप्ट भी यहाँ पे काम स्टार्ट कर देगा। अब बोरोइंग लेगा या फिर अपना डिस, यहाँ पे जो डिस सेविंग है या कुछ खरीदेगा, एसेट्स वगैरह खरीदेगा, तो उससे भी पैसा, एसेट्स को बेचेगा, एसेट्स को बेचेगा तो पैसा आ जाएगा, बराबर कर लेगा। लेकिन एसेट्स को बेचेगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिड्यूस एसेट्स रिड्यूस होगा, तो एसेट्स रिड्यूस होगा या फिर लायबिलिटी बनेगा तो क्या होगा, आपका फिजिकल कैपिटल का पार्ट होता है। इसे तो पढ़े हुए, लेकिन यही बोलेगा, आपको टेंशन नहीं ले, सब नहीं पूछेगा, ठीक है ना। बोरोइंग डिसइन्वेस्टमेंट करके पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसा बात समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इंक्रीज द लायबिलिटी एंड बोरोइंग लेगा तो रिड्यूस एसेट्स थ्रू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और रिड्यूस द एसेट्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो वहाँ से एसेट्स भी कम होगा। इस टाइप से पैसा को इकट्ठा करके बराबर कर सकती है। इसका यूज बहुत सारे हैं, यूज किया कैपिटल रिसिप्ट मीटिंग एक्स्ट्रा कंजप्शन, ठीक है ना, हायर रेवेन्यू डिफिसिट वार्निंग, ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन होगा कैसे सुधारिएगा। सुधारने का दो तरीका है, या तो क्या करें, खर्च सरकार जो है वह कम करे, या फिर रेवेन्यू को ज़्यादा जनरेट करे, जैसे करके वो रेवेन्यू को डेफिसिट को बराबर कर सकती है सरकार, ठीक है। इसके बाद सिमिलर रूप से फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, तो फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट को माइनस करना है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट, वहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट थे, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर बहुत सारा आ जाएगा ना, रेवेन्यू प्लान नन प्लान बहुत हमने पढ़े, तो सब कुछ एक्सपेंडिचर, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोविंग को छोड़कर। बोरोविंग क्यों नहीं, क्योंकि बोरोविंग आपका एक्सपेंडिचर में ही आ जाता है, सरकार खर्च कहीं से बोरो ली है पैसा तो खर्च ही करेगी, तो आपका एक्सपेंडिचर में ही आ जाता है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, रिसिप्ट से हटा देते हैं बोरोविंग को, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। तो डिफिनेशन थोड़ा सा याद रखिएगा और आपको ये जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा, बस। आपका 1 नंबर इधर से बाहर से इम्प्लीकेशन वगैरह से नहीं देगा, तो आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। डेब्ट सरकार जाल में कैसे फंस जाएगी, जाल में कैसे बाहर से लेगी पैसा, या फिर आरबीआई को बोलेगी नोट छापिए, बहुत कुछ काम हो जाता है ना, घाटा में चली सरकार वो, तो ऐसे करेगी। आरबीआई के मतलब बोलेगी हमको क्या करिए, चाहे बाहर से लोन लेगी तो फिर घाटा में जाएगी, तो फिर लोन लेगी, तो इस टाइप से डेब्ट के जाल में फंस जाती है, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। फिर आरबीआई को बोलेगी कि आप पैसा छापिए, तो उसी इन्फ्लेशन आ जाएगा। आरबीआई को बोलेगा पैसा छापिए तो इन्फ्लेशन, क्योंकि मनी बहुत सारे पैसा आ जाएगा मार्केट में, तो पैसा आ जाएगा तो मनी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगा, तो उसी इन्फ्लेशन आ जाता है। और आपका क्या है, फॉरेन
फॉरेन डिपेंडेंस, बाहर से हमको डिपेंड हो जाएंगे कि बाहर से पैसा लेना होगा। इसके बाद हैम्पर ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ को भी नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ पे लॉस करने को देगा। सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट्स कहाँ से, तो बोरोइंग करके या फिर डेफिसिट्स फाइनेंसिंग नया टर्म इसको देख लीजिए क्या है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। सिमिलर वही आरबीआई को बोलेगा तो इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट्स फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो सब टर्म है, कभी आगे फ्यूचर में काम देगा, इतना डिटेल में आप। तो प्राइमरी डिफिसिट क्या है, सिंपल सा जो पहले देखे उसी का है कि चलिए 2 3 ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट्स ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस ईयर। देखिए करंट ईयर का फिजिकल डेफिसिट हम लोग देखें, टोटल जो कहाँ चला गया, हाँ फिजिकल डेफिसिट यानी कि टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस देख लिया फिजिकल, उसी में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यह पहले का है। फिजिकल डेफिसिट जो आपका निकला, देखिए ऐसा इस प्राइमरी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इससे रियलिटी पता चल पाता है कि कितना में सरकार घाटा में चल रहा है, रियल में घाटा कितना हो रहा है। कैसे कि फिजिकल जो डेफिसिट्स है इसमें इंटरेस्ट पेमेंट ऐड होता है। जैसे कि टोटल जो हम लोग बोल रहे हैं फिजिकल डेफिसिट्स का बात कर रहे हैं, तो फिजिकल डेफिसिट्स में आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रही है जिसमें आपका यहाँ पर ऐड होता है, बोरोविंग वाला जो पैसा है ऐड होता है, लोन का इसमें ऐड रहता है, तो उसको माइनस करेगी। ये जो खर्च आ रहा है ना, ये तो इसमें आ रहा है, इसको माइनस करके रियल में कितना घाटा हो रहा है, रियल में कितना घाटा उसको देख लेंगे। ये टोटल घाटा दिखा देगा, यहाँ से निकल जाएगा टोटल घाटा। लेकिन एक्सपेंडिचर जो रेंट पर जा रहा है तो उसको क्या करेगी, माइनस करके हटा देगी। जो खर्च में इंटरेस्ट की तो लोन पे जा रहा है, लोन अगर वापस कर देंगे इतना खर्च नहीं निकलेगा, इसलिए ऐसा करती है। सिंपल सा रियल निकालने का, रियल में कितना है तो पहले का है, इंटरेस्ट पेमेंट लौटा देंगे तो मेरा बहुत ही कम घाटा देखने को मिलेगा। तो वही रियल में इतना घाटा है, इतना टोटल घाटा, तो टोटल घाटा में से इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देंगे तो रियल में सरकार को मान ली 2000 करोड़ का घाटा था, ठीक है। इसमें हमको 1800 करोड़ हमको देना है जो लोन क्या है, तो केवल 200 ही ना बच गया। क्या बोलते हैं 2000 मतलब कि 2000 करोड़ समझिए 1800 था तो 200 बच गया, सिर्फ 200 ने घटाया। तो इस टाइप से होता है। इम्प्लीकेशन क्या क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, तो आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब आप मत पढ़िए, काफ़ी थोड़ा सा डिटेल। हाँ फिजिकल पॉलिसी थोड़ा सा पढ़ लीजिए और आपका वीडियो मैं समाप्त करूँगा, इन करूँगा बस, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं आपको बताने लायक, ये सब काफ़ी हाई लेवल का दे दिया है। आप पढ़िएगा तो यहाँ से कोई आपको समझ भी उतना नहीं आएगा और ख़ास करके कुछ काम का भी नहीं आएगा, टेंशन ले लीजिएगा झूठ सच तो बेकार हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा फिजिकल पॉलिसी देख लीजिए। देखिए 2 पॉलिसी मेजर रूप से होते हैं, एक फिजिकल और एक आपका होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी सरकार बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। ये 2 पॉलिसी कंट्री को चलाते हैं। तो थोड़ा सा फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट बजट में तो पढ़ लीजिए। देखिए फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई इन ए कंट्री में मनी सप्लाई कितना कैसे क्या करना है, इसी को हम लोग फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। तो नियम कानून बहुत सरकार लाती है और कंट्रोल करते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट अबाउट द फिजिकल पॉलिसी, इट इज़ द पॉलिसी कंसर्निंग द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इससे लगाव रखता है। ऑपरेट थ्रू द चेंज इन द क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन पॉलिसी वगैरह से लेती है और बाकी ही सब है, बाकी आपको खुद से पढ़ना। रोल क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिडक्शन ऑफ क्या डिसैपेरेटिव इनकम वगैरह नहीं देगा। आपका सिलेबस को मैं कंप्लीट कर दिया, क्योंकि आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो सोच रहे वीडियो मतलब बेकार ही जा रहा है, इसीलिए सोचे कि जो भी होगा खत्म करने के साथ नोट्स दे दिए। अब वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, बहुत अच्छा मत करिए, अब नोट्स को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी, और ऐसा मत बोलिए कि आप वीडियो नहीं देख रहे भैया अच्छे से नहीं पढ़ाएं, उसको मैं छोड़ दिया क्योंकि वो सब देगा नहीं, एडवांस टॉपिक है। तो बस जितना बता दिया उतना करिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होने वाला है। इसमें से 3 टॉपिक बेहद ही खास है। गवर्नमेंट का डिफिनेशन स्टार्टिंग में जो था, इंपॉर्टेंस पॉइंट अबाउट गवर्नमेंट बजट और आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, बस। बाकी जो 1-2 नंबर का सवाल लास्ट से देगा और फिर जो बता दिए जो देने वाला था उसको बता दिए, उसको कर लीजिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होने वाला है। तो बस मिलेंगे फिर कभी। लास्ट वीडियो था तो सिलेबस कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्टिव दे देंगे, इसके बाद चैप्टर वाइज कंप्लीट होगा तो देंगे। तो टेस्ट में जुड़िए, ताकि इकोनॉमिक्स का टेस्ट में जुड़ नहीं रहे तो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा काम करने के लिए, सोच रहे कि इकोनॉमिक्स में क्या करें क्या नहीं करें, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट दिखाइए, तभी मैं एफर्ट दिखा पाऊंगा, ठीक है। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।